गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने देखा प्रारंभिक गुप्त शासकों में, जिसमें हमने श्रीगुप्त, जिसको गुप्त सम्राट का संस्थापक कहा जाता है, उसके बाद देखा घटोत्कच, जो देखते हैं कहीं न कहीं एक इतिहास के जो वंशावली उसको भरने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने आपसे चर्चा की और उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार वो अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत की शुरुआत करता है 319 320 ईस्वी। तो एक साम्राज्य खड़ा करता है और एक वास्तविक संस्थापक हम गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम को कह सकते हैं, और अपने राज्य का कुछ विस्तार करता है। वो उसी राज्य पर उसका पुत्र, जिसको वह राज सिंहासन खाली कर देता है और संन्यास धारण कर लेता है, वही पुत्र समुद्रगुप्त के रूप में इतिहास में गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली सम्राटों की गिनती में आता है और अपने साम्राज्य का विस्तार बड़े स्तर पे करता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी सम्राट की, यानी कि समुद्रगुप्त की, और उसकी दिग्विजयों का वर्णन भी करने वाले हैं, जिसका उल्लेख हम प्रयाग प्रशस्ति में देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल हम 330 से 380 ईस्वी के मध्य मान सकते हैं। ये एक गुप्त सम्राट का महान विजेता और पराक्रमी शासक माना जाता है, और कुछ विद्वान इसको भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं। भारतीय नेपोलियन मतलब नेपोलियन ने जो विश्व स्तर पर दिग्विजय की घोषणा की थी, दिग्विजय किया था, उसी प्रकार का रोल कहीं न कहीं भारत में अदा किया था समुद्रगुप्त ने, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसने नवोदित गुप्त राज की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की और इसे एक साम्राज्य के रूप में परिणित कर दिया। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ये हमेशा ध्यान रखना है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दिग्विजयों से संबंधित है और उसमें बहुत उल्लेख है गुप्त शासकों की। तो उसके प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है। इस अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त की योग्यता एवं उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसके बड़े भाई कांच सहित अन्य भाइयों को छोड़कर राज्यसभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहाँ पे हमें ध्यान देखना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम का बड़ा भाई था कांच, और अन्य भाई भी थे, उन सभी को छोड़ा और समुद्रगुप्त की योग्यता को देखा, उससे प्रभावित हुआ उसके गुणों से, और राज्यसभा में उसको ही अपना उत्तराधिकारी वह नियुक्त करता है। इस कार्य से को देखकर सभासद के जो सदस्य थे बहुत उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन जो बड़ा भाई था समुद्रगुप्त का कांच, उसके नेतृत्व में उसके कुछ भाइयों ने विद्रोह भी किया और अपने नाम के कुछ सिक्के भी डलवाए। लेकिन जल्दी ही समुद्रगुप्त ने ऐसी स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया, और जो एक आपसी कलह होनी थी गुप्त राजवंश में, जो संघर्ष होना था, उससे वह बचा लेता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हम समुद्रगुप्त की शुरुआती दौर में ही कह सकते हैं। अब देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो सैनिक अभियान था, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए, या प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन की है उसमें उल्लेखित विजयों का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, शासक का उल्लेख नहीं किया गया था। या समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन कीजिए। ये सब हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं सैनिक अभियान के रूप में। तो समुद्रगुप्त ने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया और उसके बाद सैनिक विजय वह प्रारंभ करता है। यद्यपि हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के राज्यारोहण तक गुप्त वंश का शासन स्थापित हो चुका था, तथापि गुप्तों की सत्ता अत्यंत ही सीमित थी उस समय क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल तक गुप्तों की सत्ता जो थी वो बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से भाग तक ही सीमित थी। संपूर्ण देश में विभिन्न राजनीतिक इकाइयां विद्यमान थी उस समय,
अतः समुद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए उचित ही था कि वे छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधकर उसमें राजनीतिक एकता स्थापित करें। इसलिए इसी उद्देश्य से समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई। इसका सारा जो ज्यादातर उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ वर्णन एरन अभिलेख से भी मिलता है। एरन अभिलेख की हम चर्चा पिछले चैप्टर में भी आपके सामने कर चुके हैं, जिसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी पूर्व का था। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त की मुद्राओं से भी इसका उल्लेख मिलता है, और रघुवंश जो नाटक है और आर्य मंजूश्री मुल्कल्प जैसे साहित्यिक कृतियों से भी इस विषय पर कुछ प्रकाश हम देख सकते हैं। इसका समुद्रगुप्त की विजयों का। इसी के अंतर्गत पहली है आर्यावर्त की विजय। तो समुद्रगुप्त ने अपना जो विजय अभियान किया आर्यावर्त या उत्तरी भारत से आरंभ किया था, और इस क्षेत्र के 9 प्रमुख एवं प्रभावशाली राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो आर्यावर्त यानी कि उत्तरी भारत, ठीक है। तो वहां 9 प्रमुख शक्तिशाली राजा थे, तो उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था उनके नामों का उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान जो हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण था उसमें उसने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोत कुल के एक राजा को पराजित किया था। जबकि दूसरे अभियान में उसने पहले के 3 राजाओं अच्युत, नागसेन और गणपति नाग के अतिरिक्त अन्य शासकों को भी पराजित किया था। और इसका कारण यह था कि जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिणी अभियान में व्यस्त था, इन 9 राजाओं ने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। अतः समुद्रगुप्त को इन्हें पराजित करना पड़ा। इन 9 राजाओं में दूसरी बार कोतकुल का नाम नहीं मिलता है। कोतकुल का राज्य पाटलिपुत्र, कौशल या गंगा घाटी के ऊपरी भाग में स्थित था। कुछ लोगों का मानना है कि जिस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी समय नागसेन, अच्युत और कोतकुल राजकुमार के संघ ने कौशाम्बी या पाटलिपुत्र में समुद्रगुप्त का मुकाबला भी किया था, किंतु वे पराजित हुए। तो यहां पर हम उत्तरी भारत के पराजित 9 राजाओं का नाम आपको बता रहे हैं, जिसमें रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मन। इन सभी राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। रुद्रदेव संभवतः वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम था, और कुछ विद्वान इसे पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक भी मानते हैं। तो यहां उल्लेख हम एक एक करके कुछ शासकों का कर रहे हैं। नागदत्त था, वो मथुरा के आसपास शासन करता था। मतिल, जिसका उल्लेख हमने किया है, बुलंदशहर के निकट का शासक था, और फिर वो अंतर्वेदी का नागवंशी शासक बना। चंद्रवर्मन मारवाड़ या पंजाब के आसपास था। गणपति राज, इसका जो राज था वो मथुरा या विदिशा जो है वहां पर था। नागसेन का राज ग्वालियर के निकट चंपावती या पद्मावती में था। तो कुल मिलाकर ये जो शासक थे, 9 शासक, हम कह सकते हैं कि आर्यावर्त में 9 शासक थे, उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसकी दक्षिण विजय के बारे में अगर देखें तो 8वीं को पर विजय के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ भी बढ़ा, और दक्षिण में उसने वैसी ही नीति नहीं अपनाई जो उसने आर्यावर्त के दौरान अपनाई थी, क्योंकि उसने दक्षिण के राजाओं के साथ परिस्थितिवश 3 विभिन्न प्रकार की अलग अलग नीति अपनाई। ग्रहण यानी कि शत्रु पर अधिकार करने की नीति, दूसरी थी मोक्ष यानी कि शत्रु को मुक्त करने की नीति, और तीसरी थी अनुग्रह, जो भी थे शासक उनके राज्य को लौटाकर उस पर दया करने की नीति। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत के राजाओं के साथ वह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है। ये शब्द आपको याद रखना है। ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी कि ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति वो दक्षिण भारत के शासकों के साथ अपनाता है। और दक्षिण के 12 राजाओं के नाम का उल्लेख भी हरिसेन करता है। कुछ की पहचान निश्चित नहीं की गई है, लेकिन कुछ राजा थे उसमें दक्षिणी कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्यागराज, कुराल या कोराल का मंटराज, महेंद्रगिरी पिष्टपुर एवं स्वामी दत्त कोटर का राजा था। दमन, एरंडपल्ली, ये गंजाम उड़ीसा जो क्षेत्र वहां पर है, एवं विष्णुगुप्त कांची का राजा था।
तो ऐसे करके वो यहाँ 12 शासकों की पहचान करता है जिनको पराजित करता है। इन सभी राज्यों ने समुद्रगुप्त की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया था, अतः वे अपने स्थान पर पूर्ण शासन करते रहे। तो उत्तरी भारत की विजय यानी आर्यावर्त की विजय और दक्षिणी भारत की विजय जिसमें वो एक अलग ही नीति का पालन करता है, उसके तहत वो 12 राज्यों को विजित करता है। तो यहाँ दक्षिणी समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान से एक विवादास्पद प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर जायसवाल ऐसा मानता है कि दक्षिण के राज्य दो प्रमुख खेमों में विभक्त थे। एक का नेतृत्व कुराल या मंटराज कर रहा था, उसके अधीन कोटर का स्वामी दत्त और एंड्रपल्ली का दमन था। दूसरे खेमे का प्रधान कांची का विष्णुगुप्त था, जिसके अधीन दक्षिण के अन्य राजा भी थे। जायसवाल महोदय के अनुसार दक्षिण के इन राजाओं ने मंटराज और विष्णुगुप्त के नेतृत्व में समुद्रगुप्त के प्रसार को दक्षिण में रोकने का प्रयास भी किया, परंतु पराजित हुए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो सामरिक अभियान है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती दक्षिण के पूर्वी भाग तक भी पहुंच गया था और मध्य प्रदेश के वन्य प्रदेशों से होते हुए समुद्रगुप्त की सेना उड़ीसा तट की ओर भी बढ़ी थी और वहां से गंजाम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नैलोर से गुजरती हुई मद्रास के दक्षिणी कांची के पल्लवराज तक भी वह पहुंची थी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने मालाबार तट, महाराष्ट्र तथा खानदेश पर भी विजय प्राप्त की, परंतु इसे प्रमाणित करने के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। दक्षिण के पराजित राजाओं में वाकाट को, जो केंद्रीय और पश्चिमी दक्कन की एक प्रमुख शक्ति थे, का उल्लेख नहीं मिलता है और इसका कारण यह था कि समुद्रगुप्त का सैनिक अभियान विंध्य पर्वत के दक्षिण भारत के पूर्वी भाग तक भी सीमित था। मध्य और पश्चिमी भारत की ओर समुद्रगुप्त के किसी अभियान का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हमें नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हैं कि जो दक्षिणी अभियान समुद्रगुप्त ने किया था, तो उससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि भी होती है। आर्यावर्त की विजय, दक्षिण भारत की विजय, उसके बाद हम देखते हैं कि जो जंगली राज थे यानी कि आठवीं राज्यों पर विजय करता है और ये आर्यावर्त की विजय के पश्चात करता है, यानी कि दक्षिण की विजय से पहले करता है। और ये आठवीं राज कहाँ थे? मथुरा से नर्मदा तक फैले हुए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार आठवीं गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे और इनकी संख्या 18 थी और इस क्षेत्र को महाकांतार के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त के लिए दक्षिण भारत की विजय के पूर्व मार्ग में पड़ने वाले इन राज्यों पर अधिकार करना बहुत आवश्यक था, इसलिए उसने इन्हें पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य भी किया। तो ऐसा करने से दक्षिणी विजय का मार्ग सुगम हो गया और अब प्रयाग प्रशस्ति इन राजाओं के नामों अथवा उसकी सीमा का उल्लेख नहीं करती है। अभिलेखीय प्रमाणों से आठवीं की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। वघेलखंड से प्राप्त अभिलेखों से यह उल्लेखित मिलता है कि परिव्राजक महाराज संक्षोभ के पूर्वार्ध 18 आठवीं राज्यों सहित दावल, जबलपुर का निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर राज्य करते थे। खैर, आपको ध्यान रखना है कि आठवीं राज्यों पर भी विजय समुद्रगुप्त करता है और बाद में इन विजयों के परिणाम स्वरूप ही नर्मदा नदी जो होती है वो गुप्त साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन जाती है। ठीक है, आठवीं राज्यों पर विजय, मथुरा से नर्मदा तक का क्षेत्र माना जाता है और कहीं कहीं गाजीपुर से जबलपुर तक का क्षेत्र माना जाता है। टोटल संख्या 18 थी और इस विजय का बस ये परिणाम देख सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य की दक्षिणी सीमा थी वो नर्मदा नदी बन जाती है। आठवीं राज्यों पर विजय के बाद हम सीमावर्ती राज्यों की विजय का उल्लेख भी यहाँ करना चाहेंगे कि इसका जो प्रभाव था समुद्रगुप्त की विजय, तो उसका प्रभाव जो है उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय के सीमांत राज्यों पर भी पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों और 9 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें अनेकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता भी स्वीकार की। प्रयाग प्रशस्ति में इन राजाओं के नाम तो नहीं है, परंतु उनके राज्यों का उल्लेख जरूर हुआ है। ऐसे राज्यों में प्रमुख थे समतट, ये आधुनिक बांग्लादेश जिसकी राजधानी बडगाम थी। डवाक, ये जो आज बांग्लादेश है, और या आसाम में जो नौगांव है वहां का क्षेत्र माना जाता है। कामरूप आसाम को ही कहते हैं। करतपुर, कुमाऊं, गढ़वाल, रोहिलखंड और जालंधर का इलाका है, उसको करतपुर कहा गया था उस समय।
तो नेपाल भी संभवतः समुद्रगुप्त के प्रभाव में आ गया था, क्योंकि इसी समय से वहां गुप्त संवत का चलन भी प्रारंभ हुआ था। तो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से थे उस समय? सतट, दवात, कामरूप, कर्तपुर, नेपाल। इन पर भी विजय समुद्रगुप्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं गणराज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त की एक महान उपलब्धि ये भी मानी जाती है कि उसने सदियों से आ रहे गणतंत्रों को अपनी अधीनता मानने को बाध्य किया। उसने मालव, अर्जुनायन, योध्या, मद्र, काभीर, प्राचीर, सनकानिक का खारपनिक जैसे गणराज्य जो उस समय थे, जो पंजाब एवं मध्य भारत में अवस्थित थे, स्वतंत्रता प्राप्त की तथा उन्हें अपने अधीनस्थ बनाकर उनको कर देने के लिए बाध्य किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गणराज्य थे पंजाब के आसपास, उन पर वो विजय प्राप्त करता है और उनको अधीन बना लेता है, बस कर देने के लिए वो बाध्य करता है, शासन को वापस लौटा देता है। इन राजाओं ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन के द्वारा समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया, यानी कि कर देना, उनकी आज्ञा मानना, है ना। तो ये सारी चीजें गणराज्यों ने की थी। अब अगर देखा जाए तो हम समुद्रगुप्त का उल्लेख हमने किया है और उसके कुछ विजय, आर्यावर्त विजय, दक्षिणी भारत की विजय, सीमावर्ती राज्यों की विजय, आटविकों की विजय, गणराज्यों पर विजय और सबका क्षेत्र विशेष का उल्लेख भी हमने एक एक करके आपके सामने किया है। इसकी बाकी का वर्णन हम अगले वीडियो में आपके सामने करेंगे।